Hello students, welcome back to our channel. So today we are discuss subject code BPCG 176 that is psychology of gender. So अगर आपने अभी तक हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को परचेज नहीं करा है तो आप हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को परचेज कर सकते हो, जहां पर हमने 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कराए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। अगर आप हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को अच्छे से कवर करके जाते हो तो आप अपने आने वाले एग्जाम में 90+ मार्क्स स्कोर कर सकते हो। हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को परचेज करने के लिए आपको करना क्या है, सिंपली आप गूगल पे जाओगे, वहाँ पे आप shop.hindustanknowledge.com सर्च करोगे, आपको गेस्ट पेपर यहाँ से अवेलेबल हो जाएगा। जैसे ही आप हमारे वेबसाइट पे जाओगे, आपको करना क्या है, सिंपली यहाँ पे अपना सब्जेक्ट कोड इंटर करना है, जो कि आपको यहाँ पे इंटर करना होगा। जैसे कि आपका सब्जेक्ट कोड है BPCG 176 और देखोगे कि आपको यहाँ पे गेस्ट पेपर अवेलेबल हो जाएगा, जिसको आप आसानी से यहाँ से परचेज कर सकते हो। अगर आपको हमारे वेबसाइट से गेस्ट पेपर परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे सिंपली मैसेज करके भी अपना गेस्ट पेपर परचेज कर सकते हो। हमारा नंबर है 9580023321। तो इस तरह से आपको गेस्ट पेपर अवेलेबल हो जाएगा, जिससे आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हो और अपने आने वाले एग्जाम के लिए एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो जैसा कि हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, जहां पर हम आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाते रहते हैं आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं करा है तो आप उसे ज्वाइन कर लें, जहाँ पर हम आपको रेगुलर अपडेट्स देते रहते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो जो पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ हाउ इज़ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन डिफाइंड, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स, discuss the cause of violence against women. So the violence against women means any harmful act that is done to a woman because she is a woman. तो एक औरत, एक महिला, ठीक है, उसके महिला होने की वजह से उनके साथ किए जाने वाले हर एक हार्मफुल एक्ट, ठीक है, जो किए जाते हैं वही यहाँ पे क्या कहलाते हैं, वायलेंस। ठीक है, कि उनके महिला होना, ठीक है, महिला होने की वजह से उन पे किए जाने वाले जो भी हार्मफुल एक्ट है ना, जिसको हम उत्पीड़न कह सकते हैं, ठीक है, वो सभी क्या कहलाते हैं, उनके खिलाफ एक वायलेंस कहलाते हैं। ठीक है, इट इंक्लूड्स फिजिकल हार्म, मेंटल सफरिंग, सेक्सुअल अब्यूज़, थ्रेट्स, फोर्स और कंट्रोलिंग बिहेवियर। इसके अंदर हम फिजिकल हार्म को भी देख सकते हैं, मेंटल सफरिंग मानसिक तनाव, सेक्सुअल अब्यूज, ठीक है, और थ्रेट्स और ज़बरदस्ती करना या फिर उनको कंट्रोल करने की एक बिहेवियर रखना, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। इट कैन हैपन इन एट होम, एट द वर्क प्लेस, इन पब्लिक प्लेसेस और ऑनलाइन। ये आपको कहीं पर भी देखने को मिल सकता है, घर में देखने को मिल सकता है, आपके कार्य करने वाली जगह पर देखने को मिल सकता है, पब्लिक प्लेस में, या फिर ऑनलाइन भी आजकल ये बहुत ज़्यादा चल रहा है। दिस वायलेंस अफेक्ट्स वुमेन्स ऑफ ऑल एजेस, रिलीजन्स एंड सोशल बैकग्राउंड्स। और ये जो चीज़ें हैं, ये जो वायलेंस है, ये अफेक्ट करते हैं हर वर्ग की महिलाओं को, चाहे वो किसी भी एज की हो, उम्र की, किसी भी धर्म की हो या फिर किसी भी सामाजिक बैकग्राउंड से आती हो। इट इज़ अ सीरियस वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड क्रिएट्स फियर, पेन एंड इनइक्वालिटी इन सोसाइटी। ये एक बहुत बड़ा क्या है, एक बहुत बड़ा कंसर्न है ह्यूमन राइट के ऊपर, जहाँ पर ये एक डर को पैदा करता है, दर्द को और असमानता को भी पैदा करता है समाज के अंदर। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा क्या है, हमारे समाज का एक बहुत बड़ा निगेटिव इम्पैक्ट है, ठीक है, जिसको हम आजकल देखते हैं, फेस करते हैं। ठीक है, violence against women is not only a physical beating, it also includes emotional torture, forced marriage, harassments and denying basic rights like education और freedom। वायलेंस जो होता है महिलाओं के खिलाफ, वो सिर्फ एक फिजिकल बीटिंग नहीं है, बल्कि इसके अलावा इसके अंदर हम इमोशनल टॉर्चर देखते हैं, फोर्स मैरिज, ज़बरदस्ती शादियाँ करवा देना, उनका हरासमेंट करना, या फिर उनके जो बेसिक राइट्स जो उनको मिलने चाहिए उससे उनको नकार देना, उसकी उनको मतलब उससे उनको दूर कर देना। ठीक है, जैसे कि शिक्षा हो गया या फिर उनकी जो आज़ादी है, फ्रीडम है, ठीक है, तो ये सारी उनसे छीन लेना, दैट इज़ द वायलेंस। ओके, टाइप्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, महिलाओं के खिलाफ जो वायलेंस होते हैं उसके क्या क्या टाइप्स हैं ये हम देख लेते हैं। फर्स्ट इज़ द फिजिकल वायलेंस। सो द फिजिकल वायलेंस मीन्स हर्टिंग अ वुमेन्स बॉडी। ठीक है, तो फिजिकल जैसा कि हम समझ सकते हैं, यहाँ पे वर्ड जो है फिजिकल, फिजिकल मीन्स कि किसी भी चीज़ को फिजिकली आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप टच कर रहे हो, ठीक है, उनको एब्यूज़ कर रहे हो फिजिकली, दैट इज़ द फिजिकल वायलेंस। तो फिजिकल वायलेंस का मतलब होता है किसी भी महिला के बॉडी, ठीक है, उनके शरीर को हर्ट करना। ठीक है, इसके अंदर हिटिंग,
स्लैपिंग, किकिंग, पुशिंग, बर्निंग और अटैकिंग विथ वेपन्स, ये सारे इसके अंदर इंक्लूड्स हैं, ठीक है। किसी को पीटना हो गया, थप्पड़ मारना हो गया, धक्का देना हो गया, पुश करना हो गया, या फिर उसको जलाना, या फिर किसी भी तरह से हथियार का उपयोग करके उस पर अटैक करना, ये सारे इसके अंदर आते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस बाय अ हस्बैंड और फैमिली मेम्बर इज़ अ कॉमन एग्जाम्पल, ये बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल आजकल हम लोग को देखने को मिलता है, जहाँ पे आप डॉरी देख लो, डॉरी की वजह से या फिर किसी भी अदर फैक्टर की वजह से आपको यहाँ पे देखने को मिलता है डोमेस्टिक वायलेंस, जो कि एक पति के द्वारा या फिर उसके परिवार के किसी भी सदस्य के द्वारा किया जाता है, जो एक बहुत ही सामान्य एग्जाम्पल है इंडिया के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, दैट इज़ द सेक्सुअल वायलेंस। So sexual violence includes forcing a woman to have sexual relations with her consent, ठीक है, सॉरी विदाउट हर कंसेंट, ठीक है, सॉरी। तो सेक्सुअल वायलेंस क्या होता है कि आप किसी भी महिला को ज़बरदस्ती, ठीक है, उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहे हैं, एक सेक्सुअल रिलेशन बना रहे हैं बिना उसके कंसेंट के, ठीक है। कंसेंट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। तो एक कंसेंट होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। आप सेक्सुअली या फिर किसी भी तरह से फिजिकली आप रिलेशन बना रहे हो तो एक कंसेंट यहाँ पे होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, अदरवाइज दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग, ठीक है। तो यहाँ पे कंसेंट के बिना अगर आप सेक्सुअल रिलेशन बना रहे हो तो ये एक सेक्सुअल वायलेंस कहलाता है। इसके अंदर हम रेप देख सकते हैं, सेक्सुअल असॉल्ट किसी का होना, मोलेस्टेशन या फिर सेक्सुअल हरासमेंट, ये सारे इसके अंदर आते हैं। इट कैन हैपन एट होम, पब्लिक प्लेसेस, स्कूल्स और वर्क प्लेस, और ये कहीं भी देखने को मिल सकता है, घर में, ठीक है, पब्लिक प्लेसेस, ठीक है, स्कूल्स में बच्चों के साथ बहुत बार ऐसे केसेस आए हैं, स्कूल्स में ऐसी चीज़ें, या फिर वर्क प्लेस पे भी देखने को मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको सेक्सुअल वायलेंस के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट इज़ द इमोशनल और साइकोलॉजिकल वायलेंस। दिस टाइप ऑफ वायलेंस हार्म्स अ वुमेन्स मेंटल हेल्थ। तो इस तरह का जो वायलेंस होता है वो कहीं ना कहीं महिलाओं के मेंटल हेल्थ, ठीक है, मानसिक जो स्थिति होती है, मानसिक जो स्वास्थ्य होता है, उसको ये हार्म पहुंचाता है, ठीक है। इट इंक्लूड्स इंसल्टिंग, threatening, humiliating, controlling her actions, isolating her from family and friends and constant criticism। तो ये जो मानसिक तनाव होता है इसके अंदर हम देख सकते हैं कि उनका इंसल्ट करना, ठीक है, बेइज्जती करना, ठीक है, इस तरह की चीज़ें, थ्रेटनिंग, धमकाना, ह्यूमिलिएटिंग, ठीक है, मतलब उनको बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ के लिए ह्यूमिलिएट करना, उनके जो काम किए जाने वाली चीज़ों को कंट्रोल करना, साथ ही साथ उनको आइसोलेट करना, दूर रखना परिवार से और उनके दोस्तों से, और कांस्टेंट क्रिटिसिज्म, हर काम पे उनकी क्रिटिसाइज करना, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड द मेंटल हेल्थ टाइप ऑफ वायलेंस, ठीक है। दो इट डज नॉट लीव फिजिकल मार्क्स, इट डीपली अफेक्ट्स सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड पीस ऑफ माइंड। चूँकि इनका कोई फिजिकल मार्क्स तो होता नहीं है, क्योंकि ये किसी भी तरह से फिजिकली आप पे इफेक्ट नहीं डालता है, बट ये क्या करता है, ये एक बहुत ही गहरा अपना प्रभाव छोड़ता है और उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को ये ठेस पहुंचाता है, ठीक है, उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को ये ख़त्म कर देता है और उनके पीस ऑफ माइंड को भी ये बहुत ही अफेक्ट करता है, ठीक है। तो ये आपको इंटरनली, ठीक है, ये हार्म पहुँचाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द इकोनॉमिक वायलेंस। So, economic violence happens when a woman is not allowed to earn money or control her income, ठीक है। तो इकोनॉमिक वायलेंस तब होता है जब किसी भी महिला को अलाउ नहीं किया जाता है कि वो पैसे कमाए, या फिर उसके जो कमाए हुए पैसे होते हैं उसको कंट्रोल किया जाए, तो ये एक इकोनॉमिक वायलेंस कहलाता है। फॉर एग्जांपल, स्टॉपिंग हर फ्रॉम वर्किंग, किसी को उसके काम करने से रोकना, टेकिंग अवे हर सैलरी, उसके सैलरी को ले लेना, रख लेना खुद के पास, और डिनाइंग हर बेसिक फाइनेंशियल नीड्स, या फिर उसकी जो अपनी जो बेसिक फाइनेंशियल नीड्स है उससे उसको मना करना। दिस मेक्स हर डिपेंडेंट और पावरलेस, ये उसको क्या बनाता है, ये उन महिलाओं को एक डिपेंडेंट बनाता है जो कि अपने पति के पैसों पे या फिर पति पे डिपेंड हो जाए, और उनको पावरलेस बनाता है, उनकी ताकत को छीन लेता है, ठीक है। नेक्स्ट इज सोशल एंड कल्चरल वायलेंस। दिस इंक्लूड्स हार्मफुल ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस लाइक चाइल्ड मैरिज, डॉरी रिलेटेड हरासमेंट, ऑनर किलिंग एंड फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशंस, सॉरी। तो अगर हम कल्चरल एंड सोशल वायलेंस को समझें तो इसके अंदर हम समाज से जुड़े हुए जो उनके पारंपरिक रूप से जो चीज़ें चल रही हैं उसके प्रति जो वायलेंस होता है उसको हम देखते हैं, जिसमें हम चाइल्ड मैरिज देखते हैं, ठीक है, बचपन में विवाह कर देना, डॉरी से रिलेटेड हरासमेंट, यानी कि आप दहेज प्रथा जो चलती है उसके ऊपर जो हरासमेंट होता है उसको देखना, ऑनर किलिंग, यानी कि ये जो होता है जो आपके कास्ट वाइज, ठीक है, बड़े कास्ट के लोग छोटे कास्ट में अगर शादी कर रहे हैं तो वहाँ पे वो उनके ऑनर किलिंग कर देते हैं, ठीक है। फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशंस, यानी कि जो अगर गर्भ में पहले से पता चल जाए कि आपकी फीमेल एक बर्थ होने वाला है तो उसको आप पहले से ही उसको क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, दैट इज़ द दिस। सो दिस प्रैक्टिसेस आर ऑफन सपोर्टेड बाय आउटडेटेड कस्टम्स एंड बिलीव्स। और ये सारी जो चीज़ें हैं, प्रथाएं हैं जो चली आ रही हैं, इसको
आज भी आउटडेटेड जो लोग हैं, ठीक है, यानी कि पहले की सोच को रखने वाले जो लोग हैं, जो उनको मानते हैं, उनको अभी भी लगता है कि ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, वो इसको अभी भी क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। Next is the online or digital violence. So in modern times, women also face cyberbullying, ऑनलाइन हरासमेंट, स्टॉकिंग एंड शेयरिंग प्राइवेट फ़ोटोज़ विदाउट परमिशन। तो आज के समय में, आधुनिक जो समय आ गया है, इस समय में भी महिलाओं को कई सारे साइबर बुलिंग फेस करने पड़ते हैं, ऑनलाइन हरासमेंट फेस करने पड़ते हैं, स्टॉकिंग, उनके पीछे लोग क्या करते हैं, उनके प्रोफाइल को स्टॉक करते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ को स्टॉक करते हैं, ठीक है, और फिर प्राइवेट फ़ोटोज़, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको इस चीज़ को ध्यान देना होगा। प्राइवेट फ़ोटोज़ जो लोग शेयर कर देते हैं बिना परमिशंस के, तो ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है उनके लाइफ को, ठीक है। यहाँ पे बहुत कभी कभी केस जो होता है बहुत सेंसिटिव हो जाता है, जहाँ पर ये मतलब आपके लाइफ के ऊपर थ्रेट आ जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा क्या है, इसको आप कभी भी एक्शन में ना लें, ठीक है। तो प्राइवेट फ़ोटोज़ शेयर करना बहुत ही यहाँ पे आपके लिए हार्मफुल हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द काउज ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के क्या काउज हो सकते हैं, ठीक है, इसको हम समझते हैं। फर्स्ट इज़ द जेंडर इनइक्वालिटी। वन ऑफ द मेन काउज इज़ जेंडर इनइक्वालिटी। सबसे बड़ा जो कारण है वो है लिंग असमानता, ठीक है। इन मेनी सोसाइटीज़ मेन आर कंसीडर्ड सुपीरियर टू वुमेन। बहुत सारे समाज के अंदर मेन को सुपीरियर माना जाता है वुमेन से। दिस अनइक्वल पावर लीड्स टू डिस्क्रिमिनेशन एंड एब्यूज़। और ये जो अनइक्वल पावर है, ठीक है, जो ये असमान जो ताकत है, उससे कहीं ना कहीं एक भेदभाव की भावना जो है वो जन्म लेती है, और इसके वजह से ये एब्यूज़ होता है, ठीक है, कि यहाँ पर हम महिलाओं को दबा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज द पैट्रियार्कल माइंडसेट। ए पैट्रियार्कल सिस्टम गिव्स मेन कंट्रोल ओवर वुमेन। तो जो यहाँ पे पैट्रियार्कल माइंडसेट होता है, यानी कि जो एक हमारा पहले से एक पैट्रियार्कल सिस्टम बना हुआ है, जहाँ पर मेन को सारा कंट्रोल दिया हुआ है वुमेन के ऊपर, कि जो पुरुष प्रधान जो हमारा समाज है, वो कहीं ना कहीं जो महिला होती है उनको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। तो ये उनकी सोच होती है, पैट्रियार्कल माइंडसेट यही होता है। सम पीपल बिलीव दैट वुमेन शुड ओबे मेन विच इनकरेज वायलेशन व्हेन वुमेन ट्राई टू बी इंडिपेंडेंट। कुछ लोग यहाँ पे विश्वास करते हैं, मानते हैं कि जो महिलाएं हैं उनको हमेशा मेन को ओबे करना चाहिए, यानी पुरुषों की बातों को ध्यान से मानना चाहिए, उन्हीं के बताए हुए कामों को करना चाहिए, जिससे कि ये इनकरेज करता है वायलेंस को। जब कभी अगर महिलाएं कोशिश करती हैं कि वो आत्मनिर्भर बने, इंडिपेंडेंट बने, स्वतंत्र हों, तो ये उनको क्या करता है, वायलेंस करने के लिए इनकरेज करता है। नेक्स्ट इज़ द लैक ऑफ एजुकेशन। सो द लैक ऑफ एजुकेशन एंड अवेयरनेस अबाउट राइट्स इंक्रीजेज वायलेंस। तो अगर आपके पास शिक्षा की कमी होगी, आपकी जागरूकता की कमी होगी, आपको अपने राइट्स के बारे में नहीं पता होगा, तो इससे भी वायलेंस होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एजुकेटेड पीपल आर मोर लाइकली टू रिस्पेक्ट इक्वालिटी एंड ह्यूमन राइट्स। अगर लोग शिक्षित होंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके इक्वालिटी को रिस्पेक्ट करेंगे और ह्यूमन राइट्स को भी बहुत ज़्यादा वैल्यू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप किसी भी समाज में हो, कहीं पर भी आप रहते हो, ठीक है, एजुकेशन का रोल जो है वो हर जगह पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द poverty and unemployment. So the financial stress, unemployment and poverty can increase frustration and lead to domestic violence. तो फाइनेंशियल स्ट्रेस होना, ठीक है, बेरोजगारी, गरीबी, ये सब कहीं ना कहीं एक फ्रस्ट्रेशन लेवल जो है उसको बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हमको डोमेस्टिक वायलेंस देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट इज अल्कोहल एंड ड्रग एब्यूज़। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी बैड थिंग, ठीक है। सो द एडिक्शन ऑफ अल्कोहल और ड्रग often increase aggressive behavior and leads to physical and verbal abuse. तो आपने भी बहुत समय मतलब ऐसे चीज़ों को देखा होगा एग्जाम्पल के रूप में, कि जहाँ पर जो लोग ज़्यादा अल्कोहल या फिर ड्रग्स का सेवन करते हैं, उनके आस पड़ोस में हमेशा बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बिहेवियर्स होता है, और वो फिज़िकली या फिर एब्यूजिव वर्ड यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा गाली गलौज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको अल्कोहल की वजह से देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट इज वीक लॉज एंड पुअर इम्प्लीमेंटेशंस। इफ़ लॉज आर नॉट स्ट्रिक्ट और प्रॉपर इन्फोर्स्ड, ऑफेंडर्स मे नॉट फियर पनिशमेंट। अगर जो कानून बनाए गए वो अगर ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं किए जाएंगे या फिर उसको प्रॉपरली तरीके से इन्फोर्स लागू नहीं किए जाएंगे, तो जो ऑफेंडर्स हैं, दोषी हैं, उनको डर नहीं होगा किसी भी तरह के दंड का। दिस अलाउ वायलेंस टू कंटिन्यू, जिससे कि जो उनका वायलेंस करने का जो चीज़ है वो क्या होगा, लगातार चलता रहेगा। तो ये सारे कारण हैं
कि वायलेंस क्यों होता है। अब हम कंक्लूजन में बताएंगे, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इज अ सीरियस सोशल प्रॉब्लम दैट अफेक्ट्स इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी एज अ होल। वायलेंस जो है महिलाओं के खिलाफ जो होता है वो एक बहुत ही सीरियस सोशल प्रॉब्लम है जो कि किसी भी एक इंडिविजुअल या फिर एक समाज को क्या करता है, प्रभावित करता है। इट कैन बी फिजिकल, सेक्सुअल, इमोशनल, इकोनॉमिक और डिजिटल। ये किसी भी तरह का हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, सेक्सुअल हो सकता है, इमोशनल, इकोनॉमिक या फिर डिजिटल हो सकता है। डिजिटल मीन्स ऑनलाइन। द मेन cause includes gender inequality, patriarchal thinking, poverty, addiction and lack of awareness। इसके जो मेन कारण होंगे उसमें आपको जेंडर इनइक्वालिटी देखने को मिल सकता है, पैट्रियार्कल सोच देखने को मिल सकता है, पॉवर्टी गरीबी, एडिक्शन अल्कोहल ड्रग्स का, और एजुकेशन की कमी, अवेयरनेस की कमी भी हो सकती है। टू स्टॉप वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, सोसाइटी मस्ट प्रमोट इक्वालिटी, एजुकेशन, स्ट्रॉन्ग लॉज एंड रिस्पेक्ट फॉर वुमेन्स राइट्स। तो अगर हमको ये महिलाओं के खिलाफ जो वायलेंस होता है उसको रोकना है तो इसके लिए समाज को इक्वालिटी, समानता को पहले तो प्रमोट करना होगा, एजुकेशन लाना होगा, कड़े कानून बनाने होंगे और महिलाओं के अधिकारों का सम्मान करना होगा। तो ये सारे चीज़ें करके हम औरतों के खिलाफ जो होने वाले, महिलाओं के खिलाफ जो होने वाली जो ये वायलेंस है उसको हम रोकने में कामयाब हो पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ delineate behavioral factors that are linked to health, explain sex differences in mortality and morbidity। So फर्स्ट इज़ द बिहेवियरल फैक्टर लिंक्ड टू हेल्थ। क्या बिहेवियरल फैक्टर है जो कि हेल्थ के साथ लिंक्ड होता है? बिहेवियरल फैक्टर्स दैट आर द डेली एक्शंस एंड हैबिट्स दैट इन्फ्लुएंस अ पर्सन्स फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। तो बिहेवियरल फैक्टर क्या होता है? तो आपके डेली के एक्शंस और हैबिट्स जो कि आपके फिजिकल और मेंटल हेल्थ को इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है। देज बिहेवियर्स कैन आइदर इम्प्रूव हेल्थ और इंक्रीज द रिस्क ऑफ डिजीज़। ये जो आपके बिहेवियर्स होते हैं वो या तो आपकी हेल्थ को बेहतर करते हैं या फिर आपकी बीमारियों के कारण बन सकते हैं। हम फर्स्ट इसमें जो पॉइंट देखेंगे दैट इज़ द डाइट एंड न्यूट्रिशन। व्हाट वी ईट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन आवर हेल्थ। जो हम खाते हैं उसका एक बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है हमारे स्वास्थ्य पे। ईटिंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स एंड प्रोटीन्स हेल्प्स द बॉडी फंक्शंस प्रॉपरली। अगर हम फल खाएं, सब्जियां खाएं, ठीक है, अनाज खाएं, ठीक है, प्रोटीन लें, तो ये हमारे बॉडी को अच्छे से काम करने के लिए क्या करता है, मदद करता है। टू मच जंक फूड्स, शुगर, salt and unhealthy fats can lead to obesity, heart disease, diabetes and high blood pressure। अगर हम बहुत ज़्यादा बाहर का जंक फूड खाएंगे, ठीक है, शुगर लेंगे, ठीक है, सॉल्ट खाएंगे या फिर अनहेल्दी फैट्स खाएंगे तो इससे ओबेसिटी बढ़ेगा, हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ बढ़ेगा, डायबिटीज़ होगा, हाई ब्लड प्रेशर आएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें बीमार करेंगी। नेक्स्ट इज़ द फिजिकल एक्टिविटी। रेगुलर एक्सरसाइज कीप्स द हार्ट स्ट्रॉन्ग, इम्प्रूव्स मूड एंड हेल्प मेंटेन्स अ हेल्दी वेट। अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो ये हमारे हार्ट को स्ट्रॉन्ग बनाता है, हमारे मूड को बेहतर करता है, साथ ही साथ हमारे वेट को भी हेल्दी रखने में मेंटेन करता है। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी कैन काउज ओबेसिटी, वीक मसल्स एंड ए हायर रिस्क ऑफ डिजीज़ लाइक हार्ट डिजीज़ एंड स्ट्रोक। अगर हमारा फिजिकल एक्टिविटी कम होगा तो इससे हमारे शरीर में ओबेसिटी आएगा, हमारे मसल्स कमज़ोर होंगे और रिस्क होगा हार्ट रिलेटेड डिजीज़ का और स्ट्रोक पड़ने का, ठीक है। नेक्स्ट इज स्मोकिंग एंड टोबैको यूज़। सो द स्मोकिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट हार्मफुल बिहेवियर। स्मोकिंग जो है बहुत ही एक हमारे लिए क्या है, हार्मफुल बिहेवियर है। इट इंक्रीज द रिस्क ऑफ लंग कैंसर, हार्ट डिजीज़, ब्रीदिंग प्रॉब्लम एंड मेनी अदर इलनेस। ये हमारे लंग कैंसर के रिस्क को बढ़ाता है, हार्ट रिलेटेड डिजीज़ को बढ़ाता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम को बढ़ाता है और बहुत सारी बीमारियों को कारण बनता है। इवन सेकेंड हैंड स्मोक कैन हार्म अदर्स। अगर हम सेकेंड हैंड स्मोक भी कर रहे हैं, यानी कि एक स्मोकिंग पर्सन के अगर हम बगल में खड़े भी हैं और हम उसको क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली स्मोक नहीं कर रहे हैं, बट इससे जो रिलीज़ किया जा रहा है, यानी इसका जो एग्जॉस्ट है, ठीक है, जो एक्सहेल कर रही है, उसको हम कहीं ना कहीं अगर इनहेल कर रहे हैं तो वो भी एक सेकेंड हैंड स्मोक कहलाता है। तो वो भी कहीं ना कहीं हमें हार्म कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज अल्कोहल एंड सब्सटेंस यूज़। ड्रिंकिंग टू अल्कोहल अल्कोहल और यूजिंग ड्रग्स कैन डैमेज द लीवर, ब्रेन एंड अदर ऑर्गन्स। तो ज़्यादा अल्कोहल का सेवन करना, ड्रग्स लेना कहीं ना कहीं हमारे लीवर को, ब्रेन को और दूसरे ऑर्गन्स को डैमेज कर सकता है। इट कैन ऑल्सो लीड टू एक्सीडेंट्स, एडिक्शंस एंड मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। और इससे एक्सीडेंट्स होने की संभावना हो सकती है, एडिक्शन हो सकता है और हमारे मानसिक स्वास्थ्य का भी बीमारियां हो सकती हैं। नेक्स्ट इज़ द स्लीप हैबिट्स। गेटिंग इनफ स्लीप इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर गुड हेल्थ। एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें एक बेहतर
सोना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, कि मतलब हम अपना नींद जो है वो बेहतर तरीके से पूरा कर सकें। पुअर स्लीप कैन वीकेन द इम्यून सिस्टम, अफेक्ट मेमोरी एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ डिप्रेशंस एंड हार्ट प्रॉब्लम्स। अगर हम मेरा जो हमारा स्लीप साइकिल है अगर ख़राब होगा तो उससे कहीं ना कहीं हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर होगा, हमारे याददाश्त को अफेक्ट पहुंचेगा, साथ ही साथ रिस्क होगा डिप्रेशन का और हार्ट प्रॉब्लम्स का। नेक्स्ट इज स्ट्रेस मैनेजमेंट। सो द लॉन्ग टर्म स्ट्रेस कैन हार्म बोथ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। तो ज़्यादा लंबे समय तक स्ट्रेस लेना हमारे फिजिकल और मेंटल दोनों हेल्थ को ये क्या करता है, अफेक्ट पहुंचाता है, हार्म करता है। इट कैन लीड टू हाई ब्लड प्रेशर, एंजाइटी, डिप्रेशन एंड हार्ट डिजीज़। और इससे जो होने वाली बीमारियां हैं जिसमें हाई ब्लड प्रेशर होता है, एंजाइटी होता है, डिप्रेशन होता है, हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ हमको देखने को मिल सकता है। हेल्दी कोपिंग मेथड्स लाइक रिलैक्सेशन, एक्सरसाइज एंड टॉकिंग टू अदर्स कैन रिड्यूस स्ट्रेस। स्ट्रेस को कम करने के लिए कुछ कोपिंग मेथड्स है, यानी उससे बाहर निकलने के, जैसे कि रिलैक्स करना, योगा करना, ठीक है, योगा, एक्सरसाइज करना, ठीक है, या फिर अपने किसी खास पर्सन के साथ बातचीत करना, ये हमारे स्ट्रेस को कम करता है। नेक्स्ट इज हेल्थ केयर बिहेवियर। गोइंग फॉर रेगुलर चेकअप्स, वैक्सीनेशंस एंड स्क्रीनिंग हेल्प्स डिटेक्ट डिजीज़ अर्ली। तो हमें क्या करना चाहिए, अपने हेल्थ केयर बिहेवियर्स में रेगुलर चेकअप्स करने चाहिए, वैक्सीनेशंस लेने चाहिए, स्क्रीनिंग्स पे जाना चाहिए जहाँ पर हम अपने सारे रिपोर्ट्स चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे जो भी डिजीज़ हो सकता है उसको हम पहले उससे डिटेक्ट कर सकते हैं। पीपल हु अवॉइड मेडिकल केयर फेस सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स लेटर। तो जो लोग अवॉइड करते हैं मेडिकल केयर को वो कहीं ना कहीं बाद में सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। तो आपको पहले क्या करना चाहिए, रेगुलर चेकअप करवाते रहना चाहिए, अपने शरीर का एक स्क्रीनिंग करवाते रहना चाहिए, ठीक है। सो द सेकंड इज द sex differences in mortality and morbidity. So the mortality means the death rate while morbidity means the rate of illness or disease. तो mortality मतलब होता है कि death rates और morbidity मतलब होता है कि बीमार कितने पड़ रहे हैं लोग, डिजीज़ कितने हो रहे हैं लोगों को, ठीक है। तो मोर्टैलिटी डिफरेंसेस। सो इन द मोस्ट कंट्रीज मेन हैव हायर डेथ रेट्स दैन वुमेन। तो बहुत सारे देशों में देखा गया है कि मेन का जो डेथ रेट होता है वो ज़्यादा होता है वुमेन के कंपैरिजन में। मेन आर मोर लाइकली टू डाई एट यंगर एजेस। अगर मेन की बात करें तो ज़्यादा उनकी मृत्यु हो जाती है यंगर एजेस में ही। दिस हैपन्स पार्शली बिकॉज मेन ऑफन इंगेज इन रिस्की बिहेवियर सच एज स्मोकिंग, हैवी ड्रिंकिंग, रेकलेस ड्राइविंग एंड डेंजरस जॉब्स। तो मेन को ज़्यादातर देखा गया है कि उनके जो बिहेवियर्स होते हैं वो काफ़ी रिस्की हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि वो ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, ज़्यादा ड्रिंकिंग करते हैं, रेकलेस ड्राइविंग करते हैं, ठीक है, और डेंजरस उनके जॉब्स होते हैं। मेन ऑल्सो टेंड्स टू विजिट डॉक्टर्स लेस ऑफन एंड मे इग्नोर हेल्थ सिम्टम्स। और मेन क्या करते हैं, डॉक्टर्स के पास जाना भी बहुत कम करते हैं, मतलब ज़्यादा वो डॉक्टर्स के पास जाना अवॉइड करते हैं, साथ ही साथ अपने हेल्थ सिम्टम्स को भी इग्नोर करके चलते हैं, ठीक है। छोटे मोटे जो हेल्थ सिम्टम्स होते हैं तो उनको वो इग्नोर करते हैं कि ये सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। बायोलॉजिकल फैक्टर्स ऑल्सो प्ले अ रोल। यहाँ पे बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी एक रोल प्ले करता है। वुमेन जनरली हैव अ स्ट्रॉन्गर इम्यून सिस्टम्स एंड प्रोटेक्टिव हार्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन विच में लोअर द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़ बिफोर मेनोपॉज। अगर हम वुमेन की बात करें तो उनका जो इम्यून सिस्टम है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है और उनके जो प्रोटेक्टिव हार्मोन्स होते हैं जैसे कि एस्ट्रोजन वो उनको हेल्प करते हैं, जो कि उनके हार्ट डिजीज़ को कम कर देते हैं, ठीक है, मेनोपॉज से पहले, ठीक है। मॉर्बिडिटी डिफरेंसेस का बात यहाँ पे करते हैं। तो ऑल्दो वुमेन लिव लॉन्गर दे ऑफन रिपोर्ट मोर इलनेस दैन मेन। चूँकि महिलाएं ज़्यादा उम्र तक जीती हैं लेकिन उनका बीमारी का जो रेट है वो मेन के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। वुमेन आर मोर लाइकली टू सफ़र फ्रॉम नॉन फैटल कंडीशन सच एज अर्थराइटिस, डिप्रेशन, एंजाइटी एंड ऑटो इम्यून डिजीज़। तो वुमेन महिलाएं की अगर बात करें तो ये जो सफ़र करती हैं कुछ नॉन फैटल कंडीशन से जैसे कि अर्थराइटिस, डिप्रेशन, एंजाइटी और ऑटो इम्यून डिजीज़। दे ऑल्सो एक्सपीरियंस्ड हेल्थ इशू रिलेटेड टू प्रेगनेंसी एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। उनके साथ साथ ये कई सारे अपने हेल्थ इशूज़ के साथ भी एक्सपीरियंस करती हैं जो उनके प्रेगनेंसी से रिलेटेड होता है और उनके रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड होता है। मेन आर मोर लाइकली टू डेवलप लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ सच एज हार्ट डिजीज़ एट एन अर्लियर एज। वहीं अगर पुरुषों की बात की जाए तो उनको लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ उनमें बहुत जल्दी डेवलप कर जाता है, जैसे कि हार्ट डिजीज़ हो गया जो कि बहुत ही अर्लियर एज में देखने को मिल सकता है। हाउएवर वुमेन आर मोर लाइकली टू सी
seek medical help and report symptoms which may increase recorded morbidity rates। जबकि अगर हम देखें तो महिलाएं जो हैं वो ज़्यादा मेडिकल हेल्प लेने के पास जाती हैं, अपने सिम्टम्स को रिपोर्ट कराती हैं, जिसकी वजह से उनका मोर्बिडिटी रेट्स भी हमको ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मेन जो कि जाते ही नहीं हैं डॉक्टर के पास, तो इसलिए इनका मोर्बिडिटी रेट भी कम देखने को मिलता है, ये भी कर सकते हैं। कंक्लूजन में हम बताएंगे बिहेवियरल फैक्टर्स लाइक डाइट, एक्सरसाइज, स्मोकिंग, अल्कोहल यूज, स्लीप एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, हेल्थ केयर हैबिट्स स्ट्रांगली अफेक्ट हेल्थ आउटकम्स। तो हमारे हेल्थ के बेहतर होने में हमारे डाइट का, एक्सरसाइज का, स्मोकिंग, अल्कोहल यूज, स्लीपिंग, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये सारी जो आदतें हैं ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। ठीक है, देयर आर क्लियर सेक्स डिफरेंसेज इन मोर्टैलिटी एंड मोर्बिडिटी। अगर हम मोर्टैलिटी एंड मोर्बिडिटी रेट की बात करें तो यहाँ पे सेक्स डिफरेंसेज बहुत ही अच्छे से यहाँ पे समझ में आता है। मेन जनरली हैव हायर डेथ रेट्स वाइल वोमेन टेंड्स टू लिव लॉन्गर बट रिपोर्ट मोर इलनेस। मेन जो होते हैं उनके हायर डेथ रेट्स देखने को मिलते हैं, लेकिन वहीं महिलाएं को अगर हम देखें तो इनका जो है इलनेस का जो रिपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। बोथ बायोलॉजिकल एंड बिहेवियरल फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू दिस डिफरेंसेज। और इन दोनों डिफरेंसेज में बायोलॉजिकल फैक्टर और बिहेवियरल फैक्टर दोनों का अहम भूमिका यहाँ पे देखने को मिलता है। इंप्रूविंग हेल्दी बिहेवियर्स कैन हेल्प रिड्यूस डिजीज एंड इंक्रीज द एक्सपेक्टेंसी फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। तो अगर हम देखें तो अगर हेल्दी बिहेवियर अगर वो अपना बेहतर करेंगे तो उससे उनके जो डिजीज़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा रिड्यूस होगा, साथ ही साथ उनका जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है वो भी बढ़ेगा, चाहे वो महिलाएं हों चाहे वो पुरुष हों। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारा जो हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट फैक्टर रोल करता है। ठीक है, तो जैसा कि हम सब जानते हैं, हम लोग कहते भी हैं हेल्थ इज़ वेल्थ, तो यहाँ पे हमारे हेल्थ को बेहतर रहना बहुत ही ज़रूरी है। उसके लिए हमारे अपने डाइट को, एक्सरसाइज को, ठीक है, स्मोकिंग को छोड़ना होगा, अल्कोहल को कम करना होगा, अपने स्लीप को कम कंटिन्यू करना होगा, जितने हमारे 8 आवर्स कहा जाता है स्लीप लेने का, तो ये हमको लेना होगा। साथ ही साथ हमारे स्ट्रेस जो होता है उसको मैनेज करना होगा, और ये सारी कुछ अच्छी आदतें को हम अपनाएंगे तो हम अपने हेल्थ को बेहतर कर पाएंगे। तो इस तरह से हम अपना मोर्टेलिटी रेट जो होता है उसको भी बेहतर कर पाएंगे, मोर्बिडिटी को भी थोड़ा सा यहाँ पे हम बेहतर यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द differentiate between feminism and ecofeminism, discuss gender issue at the workplace. So the feminism and ecofeminism are the two important social movements that focus on equality and justice. So the feminism and ecofeminism, इसको समझेंगे अच्छे से। तो ये दोनों क्या है, एक सोशल मूवमेंट है जो फोकस करता है इक्वालिटी और जस्टिस के ऊपर। While both are connected to women's rights, they have different फोकसेस एंड आइडियाज़। दोनों जो हैं वो कनेक्टेड हैं वुमेंस के राइट के ऊपर, यानी कि महिलाओं के अधिकार को लेकर के दोनों क्या हैं, कनेक्टेड है, लेकिन इनके अलग अलग क्या हैं, फोकस है और आइडियाज़ है। फेमिनिज्म मेनली फाइट्स फॉर इक्वल राइट्स बिटवीन मेन एंड वुमेन। फेमिनिज्म जो है वो फाइट करता है इक्वल राइट्स के लिए जो मेन और वुमेन के बीच में है। इको फेमिनिज्म कनेक्ट्स वुमेन्स इशूज़ विद इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। वहीं जो इको फेमिनिज्म है, ऐसे इसके नाम से पता चल रहा है इको, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स और वुमेन्स इशूज़ के बीच में कनेक्ट करता है। Along with understanding these ideas, it is also important to discuss gender issues at the workplace as many inequalities still exist today. तो चूँकि ये इम्पॉर्टेंट है इन चीज़ों को समझना, जो कि एक जेंडर इशूज़ को बताता है जो वर्क प्लेस में देखने को मिलता है, और बहुत सारे जो इनइक्वालिटी जो हैं जो आज की दुनिया में भी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं उसको हम समझते हैं इसमें। सो फेमिनिज्म आखिर है क्या? फेमिनिज्म इज़ अ मूवमेंट दैट वर्क्स फॉर इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वुमेन इन सोसाइटी। फेमिनिज्म एक ऐसा मूवमेंट है जो काम करता है इक्वल राइट्स को लेकर के, अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर के महिलाओं के लिए जो समाज में है। इट बिलीव्स दैट वुमेन एंड मेन शुड हैव द सेम पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स। ये मानते हैं कि जो महिलाएं हैं उनको मेन के जैसे ही समान पॉलिटिकल यानी कि राजनैतिक, सामाजिक और इकोनॉमिक आर्थिक अधिकार मिलने चाहिए। फेमिनिज्म चैलेंज डिस्क्रिमिनेशन, वायलेंस, अनइक्वल पे एंड लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वुमेन। फेमिनिज्म जो है वो चुनौती देता है भेदभाव को, वायलेंस को, अनइक्वल पे महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए जो अलग पेमेंट मिलता है उनको, उनके ऊपर, और एक लिमिटेड जो अपॉर्चुनिटीज़ है महिलाओं के लिए उसके ऊपर। फेमिनिज्म जो है वो किस चीज़ पे फाइट करता है? तो इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ पे, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, प्रोटेक्शन फ्रॉम हरासमेंट एंड वायलेंस, इक्वल पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स एंड लीडरशिप। तो पॉलिटिक्स और लीडरशिप के अंदर समान उनका क्या होना चाहिए? पार्टिसिपेशन होना चाहिए। हरासमेंट और जो वायलेंस होता है उनसे उनको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए।
सेम काम के लिए सेम पैसे मिलने चाहिए और एजुकेशन में भी समान अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिलनी चाहिए, ठीक है। द मेन गोल ऑफ फेमिनिज्म इज जेंडर इक्वालिटी। तो जो मेन इनका गोल होता है फेमिनिज्म का वो होता है जेंडर इक्वालिटी, ठीक है, कि लिंग समानता होनी चाहिए, ठीक है। इट फोकस ऑन रिमूविंग अनफेयर ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन जेंडर। तो इनका जो मेन फोकस होता है कि जो ये अनफेयर ट्रीटमेंट होता है, ठीक है, जो उनको जेंडर के ऊपर दिया जाता है उसको हटाना, ठीक है। अब क्या होता है इको फेमिनिज्म, इसको समझते हैं। इको फेमिनिज्म इज अ ब्रांच ऑफ फेमिनिज्म दैट कनेक्ट्स वुमेन्स ऑपरेशंस विद द डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचर। तो इको फेमिनिज्म का एक ब्रांच है, हिस्सा है, जो एक बताता है वुमेन्स के उन सारी चीज़ों को जो एक प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है। इको फेमिनिस्ट्स बिलीव दैट द सेम सिस्टम दैट एक्सप्लॉइट्स वुमेन ऑल्सो हार्म्स द इन्वायरमेंट। तो इको फेमिनिस्ट जो है वो मानते हैं कि वो जो सेम सिस्टम जो है, जो कहीं ना कहीं महिलाओं को एक्सप्लॉइट करता है, ठीक है, उनको हानि पहुंचाता है, उनको क्या कर रहा है, उनका शोषण कर रहा है, वो कहीं ना कहीं पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा रहा है। दे आर्ग्यू दैट बोथ वुमेन एंड नेचर आर ऑफन ट्रीटेड एज रिसोर्सेज टू बी कंट्रोल्ड एंड यूज्ड। वो इस पे आर्ग्यू करते हैं, बहस करते हैं कि दोनों महिलाएं और प्रकृति दोनों जो हैं वो एक साथ रिसोर्सेज यानी कि हमारे स्रोत संसाधन की तरह यूज किए जाते हैं, उसको कंट्रोल किया जाता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। इको फेमिनिस्ट जो हैं वो किस चीज़ पे हाईलाइट्स करते हैं? द लिंक बिटवीन पैट्रियार्की एंड इन्वायरमेंटल डैमेज, इसके ऊपर ये बताते हैं। द रोल ऑफ वुमेन इन प्रोटेक्टिंग नेचर, महिलाओं का जो रोल होता है नेचर को प्रोटेक्ट करने में, उसके ऊपर बात करते हैं। द इम्पॉर्टेंस ऑफ केयरिंग, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, जो इनका इंपॉर्टेंस होता है केयरिंग करने का, कोऑपरेशन करने का और सस्टेनेबिलिटी का, उसके ऊपर ये बात करते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, फेमिनिज्म फोकस ऑन वुमेन्स राइट वाइल इको फेमिनिज्म फोकस ऑन बोथ वुमेन्स राइट एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो अगर समान भाषा में समझें तो फेमिनिज्म जो है वो महिलाओं के अधिकार के बारे में बात करता है, उन पे ध्यान देता है। वहीं जो इको फेमिनिज्म है वो महिलाओं के अधिकार के बारे में तो बात करता ही है, साथ ही साथ पर्यावरण को सुरक्षित रखने के बारे में भी बात करता है, ठीक है। क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में, ये समझते हैं। सो द डिफरेंस बिटवीन फेमिनिज्म एंड इको फेमिनिज्म, फर्स्ट इज़ द मेन फोकस। अगर मेन फोकस देखें तो फेमिनिज्म फोकस करता है जेंडर इक्वालिटी पे, वहीं इको फेमिनिज्म फोकस करता है जेंडर इक्वालिटी पे और साथ ही साथ इन्वायरमेंटल इशूज़ पे। स्कोप क्या है? फेमिनिज्म जो है वो डील करता है सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक राइट्स पे महिलाओं के लिए, वहीं इको फेमिनिज्म जो है वो इशूज़ के साथ साथ बात करता है क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन और नेचुरल रिसोर्सेज के एक्सप्लॉयटेशन के बारे में। आइडिया ऑफ ऑपरेशन, फेमिनिज्म जो है वो यहाँ पे देखता है कि कैसे जो महिलाएं हैं उनको समाज में दबाया गया है, ठीक है। वहीं इको फेमिनिज्म जो है वो बताता है कि महिलाएं और प्रकृति दोनों जो है उनको दबाया गया है सेम पावर सिस्टम के द्वारा, ठीक है, कि दोनों का कहीं ना कहीं शोषण किया जा रहा है। जेंडर इशू एट द वर्क प्लेस, इसको समझते हैं। इवन टुडे मेनी जेंडर इशूज एग्जिस्ट एट द वर्क प्लेस, आज के समय में भी देखने को मिलता है कि बहुत सारे यहाँ पे जेंडर इशूज़ देखने को मिलते हैं वर्क प्लेस पे। फर्स्ट, अनइक्वल पे, यानी कि महिलाओं को कम पैसे दिए जाते हैं मेन के कंपैरिजन में सेम वर्क के लिए, सेम जॉब के लिए, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द जेंडर पे गैप और इसी को जेंडर पे गैप कहा जाता है। सेकेंड इज द लिमिटेड लीडरशिप रोल। अगर हम देखें तो बहुत सारी कंपनी जो हैं उनके पास टॉप पोजीशन पे महिलाएं बहुत ही कम ही हैं, ठीक है। तो बहुत सारे कंपनीज़ के आज हम अगर सीईओ को उठाते हैं, ठीक है, तो बहुत सारी कंपनी में अगर आप सीईओ देखोगे तो वहाँ पे आपको मेन दिखेंगे, ठीक है। तो यानी कि टॉप पोजीशन पे महिलाएं बहुत कम हैं। मेन आर ऑफन सीन एज द मोर सुटेबल फॉर लीडरशिप रोल्स, तो मेन को माना जाता है कि वो ज़्यादा क्या है, सुटेबल है लीडरशिप रोल्स के लिए। थर्ड इज़ द वर्क प्लेस हरासमेंट। वुमेंस को कई सारे सेक्सुअल हरासमेंट, इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर और डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है उनके काम के दौरान। दिस अफेक्ट्स दियर सेफ्टी एंड कॉन्फिडेंस, और ये उनके सेफ्टी और कॉन्फिडेंस दोनों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, अफेक्ट करता है। नेक्स्ट इज वर्क लाइफ बैलेंस। वुमेन आर ऑफन एक्सपेक्टेड टू मैनेज बोथ वर्क, ऑफिस वर्क एंड हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो महिलाओं से ये एक्सपेक्ट किया जाता है, उम्मीद किया जाता है कि वो दोनों चीज़ को मैनेज करें, अपने ऑफिस के काम को और साथ ही साथ अपने घर के जिम्मेदारियों को। और ये जो डबल बर्डन है वो कहीं ना कहीं उनके ऊपर एक स्ट्रेस डालता है। नेक्स्ट इज द जेंडर स्टीरियोटाइप। Same jobs considered men's job, some jobs considered main jobs और women's job. These stereotypes limit opportunities. तो कुछ jobs जो हैं उसको कंसीडर किया गया है मेन जॉब के नाम पे, कुछ को रख दिया गया है कि ये वुमेंस जॉब है। और ये कहीं ना कहीं जो स्टीरियोटाइप है, जो बहुत ज़्यादा चली आ रही पुरानी जो सोच है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं उनकी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको ये लिमिट कर देता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो पहले से ही बहुत समय से बताया गया है कि पुलिस का जॉब जो है वो मेन का जॉब है, ठीक है। वहीं जो कुक हैं
ये एक फ़ीमेल का जॉब है, ठीक है। तो इस तरह से जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं आपको पहले से क्या कर दिया गया है, बांट दिया गया है, ठीक है। ये स्टीरियोटाइप जो सोच है वो पहले से उसको क्या कर दिया गया है, अलग अलग कर दिया गया है, ठीक है। तो ये इनकी अपॉर्चुनिटीज़ को कहीं ना कहीं कम करता है, लिमिट करता है। कंक्लूजन में हम बताएंगे फेमिनिज्म एंड इकोफेमिनिज्म बोथ एम टू क्रिएट अ फेयर एंड इक्वल सोसाइटी। तो फेमिनिज्म और जो इकोफेमिनिज्म है दोनों का एम होता है कि वो एक फेयर और इक्वल सोसाइटी बनाए। फेमिनिज्म फोकसेज ऑन एंडिंग जेंडर डिस्क्रिमिनेशन व्हाइल इकोफेमिनिज्म कनेक्ट्स वुमेन्स राइट्स एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। अगर हम फेमिनिज्म की बात कर रहे हैं तो इसका जो मेन फोकस होता है जो लिंग असमानता है या फिर जो लिंग भेदभाव होता है उसको ख़त्म करना है। वहीं इकोफेमिनिज्म का बात करें तो ये महिलाओं के अधिकार के साथ पर्यावरण की सुरक्षा की भी बात करता है। एट द वर्क प्लेस जेंडर इशूज़ लाइक अनइक्वल पे, हरासमेंट एंड लिमिटेड लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज स्टिल नीड अटेंशन। अगर हम काम करने की जगह पे बात करें तो वहाँ पे जेंडर इशूज़ बहुत सारे देखने को मिलते हैं, जैसे कि समान वेतन ना मिलना, महिलाओं का हरासमेंट होना और एक जो लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज़ होना है उसको कम कर देना, जिस पे आज भी अटेंशन देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्रमोटिंग इक्वालिटी, रिस्पेक्ट एंड फेयरनेस कैन हेल्प बिल्ड अ बेटर एंड मोर इंक्लूसिव सोसाइटी फॉर एवरीवन। तो समानता को प्रमोट करने से, रिस्पेक्ट को बढ़ाने से और एक फेयरनेस लाने से कहीं ना कहीं हम एक बेहतर समाज बना सकते हैं जो कि सभी के लिए क्या होगा, बहुत ही अच्छा होगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे फेमिनिज्म जो है वो एक समाज में महिलाओं को ऊपर उठाने का कदम बढ़ाता है, जो कि बहुत ही ज़रूरत है आज के समाज में। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर डिस्कसिंग इज हाउ हैव रोमांटिक रिलेशनशिप्स चेंज इन द डिजिटल एज? इज फ्रेंडशिप पॉसिबल आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ ए रोमांटिक रिलेशनशिप? डिस्कस। सो रोमांटिक रिलेशनशिप्स हैव चेंज अ लॉट इन द डिजिटल एज। तो आज के डिजिटल एज में रोमांटिक रिलेशनशिप जो है वो बहुत कुछ चीज़ों को बदल देता है। टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया एंड स्मार्टफोन्स हैव अफेक्टेड हाउ पीपल मीट, कम्युनिकेट एंड मेंटेन रिलेशनशिप्स। तो आज के टाइम में टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा ग्रो अप हो गया है सोशल मीडिया के आ जाने से और स्मार्टफोन्स से अवेलेबिलिटी से कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं कैसे वो मिलते हैं, कैसे वो बातचीत करते हैं और एक रिलेशनशिप्स को कैसे वो मेंटेन करते हैं इस चीज़ को। वाइल डिजिटल टूल्स हैव मेड कनेक्शंस ईजियर, दे हैव ऑल्सो क्रिएटेड न्यू चैलेंजेस। चूँकि जो ये डिजिटल टूल्स है वो कनेक्शंस को तो बहुत आसान से बना देता है बट उसके साथ साथ ये कई सारे नई चुनौतियों को भी लाता है। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज वेदर फ्रेंडशिप इज़ पॉसिबल आफ्टर रोमांटिक रिलेशनशिप्स इंड्स। तो क्या एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे सवाल जो है वो आता है वो ये है कि क्या जो दोस्ती है वो संभव है जब किसी के साथ एक रोमांटिक रिलेशनशिप समाप्त होता है तो उसके बाद? तो इसको हम यहाँ पे देखते हैं। चेंज इन रोमांटिक रिलेशनशिप्स इन द डिजिटल एज। तो आज के जो हमारे डिजिटल एज है उस समय रोमांटिक रिलेशनशिप्स का बदलना। फर्स्ट इज़ ईजी टू मीट न्यू पीपल, नए लोगों से आसानी से मिलना। इन द पास्ट पीपल यूजुअली मीट थ्रू फैमिली, फ्रेंड्स, स्कूल्स और वर्क प्लेस। अगर हम बहुत पहले की बात करें, ठीक है, अगर हम पास्ट की बात करें तो लोग जो हैं वो मिलते थे दूसरे लोगों से, चाहे तो फैमिली के थ्रू, दोस्तों के थ्रू, स्कूल में या फिर अपने काम के जगह पे। लेकिन आज अगर देखें तो डेटिंग ऐप्स आने से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बनने से लोग आपस में मिल रहे हैं। स्ट्रेंजर्स जो है वो एक दूसरे से अलग अलग शहर के हों या फिर अलग अलग देश के ही क्यों ना हो। दिस हैज़ इंक्रीज्ड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर फाइंडिंग अ पार्टनर। और ये क्या कर रहा है, आपके अवसर को बढ़ा रहा है किसी भी एक पार्टनर को ढूंढने में। सेकेंड इज़ द फास्ट एंड कॉन्स्टेंट कम्युनिकेशन। मोबाइल फ़ोन्स एंड मैसेजिंग ऐप्स अलाउ कपल्स टू टॉक एनी टाइम एंड एनी वेयर। तो मोबाइल फ़ोन्स के हो जाने से और मैसेजिंग ऐप्स के हो जाने से कहीं ना कहीं जो कपल्स है वो कभी भी किसी समय कहीं पर भी रह कर के भी आसानी से बात कर ले रहे हैं। वीडियो कॉल्स हो जाना, टेक्स्ट करना, वॉइस के नोट्स भेजना, इमोजीज़ जो आ गई हैं उनकी मदद से लोग आपस में कनेक्टेड है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी अब काफ़ी हद तक आसान हो गया है क्योंकि पार्टनर्स जो हैं वो एक दूसरे को देख पा रहे हैं, एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं डेली वीडियो कॉल करके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो आ गई हैं वो कहीं ना कहीं सभी चीज़ों को, रिलेशंस को काफ़ी आसान कर दिया है। नेक्स्ट इज़ द सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस। सोशल मीडिया प्ले अ बिग रोल इन मॉडर्न रिलेशनशिप्स। तो आज की आधुनिक रिलेशनशिप्स में सोशल मीडिया का बहुत ही अहम रोल हो जाता है। कपल्स ऑफन शेयर फोटोज़ एंड पोस्ट अबाउट दियर लव लाइफ। कपल्स क्या करती हैं, अपने फ़ोटोज़ को, अपने पोस्ट को शेयर करते हैं अपने लव लाइफ के बारे में। हाउएवर इट कैन ऑल्सो क्रिएट प्रॉब्लम्स लाइक जेलसी, कंपैरिजन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। जबकि ये कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स को भी क्रिएट करता है, जैसे कि जलन होना, कंपैरिजन करना, किसी दूसरे को देख करके
अपने पार्टनर से ये कंपैरिजन करना कि समथिंग दूसरे के पार्टनर ने ये दिया है तो मुझे भी ये दिलाओ, ठीक है, उसके पार्टनर यहाँ घुमाने ले गया है तो मुझे भी यहाँ घुमाने ले जाओ, तो इस तरह के कंपैरिजन आता है। फिर मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट होता है। फॉर एग्जांपल, लाइकिंग समवन्स एल्स फोटो और चैटिंग प्राइवेटली कैन काउज इनसिक्योरिटी। एग्जांपल के तौर पे समझेंगे कि जैसे किसी दूसरे के फ़ोटो को लाइक करना या फिर किसी दूसरे से प्राइवेटली चैट करना कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी क्रिएट करता है। लेस प्राइवेसी। सो इन द डिजिटल एज प्राइवेसी हैज़ रिड्यूस्ड। अगर हम डिजिटल एज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारी प्राइवेसी को कम कर दिया गया है। पार्टनर्स कैन सी ईच अदर्स ऑनलाइन स्टेटस, फॉलोवर्स एंड कमेंट्स। पार्टनर्स जो हैं वो एक दूसरे के ऑनलाइन स्टेटस को देख सकते हैं, उनके फॉलोवर्स को देख सकते हैं, उनके कमेंट्स को पढ़ सकते हैं। दिस समटाइम्स लीड टू ट्रस्ट इशू, और ये कभी कभी ट्रस्ट इशू का कारण बन जाता है। डिजिटल फुटप्रिंट्स ऑल्सो मेक इट हार्डर टू कम्प्लीटली मूव ऑन आफ्टर ब्रेकअप। और जो हमारे डिजिटल फुटप्रिंट्स होते हैं, जैसे कि साथ में ली गई तस्वीरें, वीडियोज़ या फिर कुछ ऐसे इवेंट्स जो हमने साथ में बिताए हों, वो कहीं ना कहीं डिजिटली कनेक्ट रहते हैं और वो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल कर देता है ब्रेकअप के बाद आपको ओवरकम करने में, मूव ऑन करने में। नेक्स्ट इज शॉर्टर अटेंशन स्पैन एंड मोर चॉइसेस। सो बिकॉज देयर आर मेनी ऑप्शंस ऑनलाइन, सम पीपल मे नॉट फुल्ली कमिट टू वन पर्सन। चूँकि हमारे पास यहाँ पे ऑनलाइन में बहुत सारे ऑप्शंस होने की वजह से कभी कभी लोग जो है वो पूरे तरीके से कमेंट नहीं कर पाते हैं किसी एक पर्सन से। इफ़ प्रॉब्लम अराइज दे मे क्विकली लुक फॉर समवन न्यू। अगर थोड़ी सी भी कुछ परेशानियाँ आती हैं तो वो तुरंत से ही किसी दूसरे ऑप्शन के पास, किसी दूसरे इंसान के पास मूव ऑन करते हैं। दिस हैज़ मेड सम रिलेशनशिप्स लेस स्टेबल, और ये कहीं ना कहीं आपके रिश्तों को बहुत ही कम स्टेबल, बहुत ही कम स्थिर बनाता है, स्थिरता को ख़त्म करता है। अब देखते हैं, इज फ्रेंडशिप पॉसिबल आफ्टर अ टर्मिनेशन ऑफ ए रोमांटिक रिलेशनशिप्स। क्या एक रोमांटिक रिलेशनशिप्स के ख़त्म होने के बाद क्या उसमें दोस्ती पॉसिबल है? तो फर्स्ट इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। फ्रेंडशिप्स आफ्टर अ ब्रेकअप इज पॉसिबल बट इट डिपेंड्स ऑन हाउ द रिलेशनशिप एंड्स। तो फ्रेंडशिप ब्रेकअप के बाद पॉसिबल है, लेकिन कब? जब वो ये सिचुएशन देखा जाए कि कैसा रिलेशनशिप था और कैसे वो समाप्त हुआ। If the breakup has peaceful and both partners respect each other, they may remain friends. अगर ब्रेकअप एक पीसफुल तरीके से हुआ है और दोनों पार्टनर्स एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं तो ये फ्रेंडशिप आगे बन सकता है, वो लोग फ्रेंड्स बन सकते हैं। However, if there was a betrayal और डीप हर्ट, फ्रेंडशिप बिकम डिफ़िकल्ट। लेकिन अगर वहाँ पे एक बिट्रेल हुआ है, धोखा मिला है, या फिर किसी तरह से एक इंसान बहुत ज़्यादा हर्ट पहुँचा है उसको, तो वहाँ पे फ्रेंडशिप होना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो सकता है। नेक्स्ट इज़ द इमोशनल हीलिंग इज़ नेसेसरी। आफ्टर अ ब्रेकअप बोथ इंडिविजुअल्स नीड टाइम टू हील। तो ब्रेकअप के बाद दोनों, चाहे वो पार्टनर ए हो या बी हो, दोनों को क्या चाहिए? समय चाहिए होता है अपने आप को, मतलब समझाने के लिए, उससे उबरने के लिए अपने आप को टाइम देते हैं वो, ताकि वो उस चीज़ से बाहर निकले। स्टेइंग इन कंटेक्ट इमिडिएटली मे काउज पेन और कन्फ्यूज़न। और फिर भी लगातार अगर आपस में उनके संबंध किसी तरह से बने रहें, बातचीत होती रही, तो ये उनके बीच कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा या फिर उनके बीच और दर्द को बढ़ाएगा। वंस फीलिंग बिकम न्यूट्रल फ्रेंडशिप कैन बी डेवलप नेचुरली। और अगर एक बार फीलिंग्स न्यूट्रल हो गया, अगर ये समझ में आ गई कि अब हम अलग हो चुके हैं, अब हमारे बीच में कोई भी ऐसी कोई चीज़ नहीं है, तो हो सकता है कि उनके बीच में फ्रेंडशिप नेचुरली क्रिएट हो जाए। नेक्स्ट इज द क्लियर बाउंड्रीज आर इम्पॉर्टेंट। फॉर फ्रेंडशिप टू वर्क क्लियर बाउंड्रीज मस्ट बी सेट। तो फ्रेंडशिप के बनने के लिए एक क्लियर बाउंड्रीज होना बहुत ही ज़रूरी है। बोथ पीपल शुड अंडरस्टैंड दैट द रोमांटिक रिलेशनशिप इज ओवर। दोनों लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए कि उनके बीच में जो भी रोमांटिक रिलेशनशिप था वो अब खत्म हो चुका है। दे शुड अवॉइड बिहेवियर दैट क्रिएट फॉल्स होप। तो उनको ऐसे कोई भी बिहेवियर नहीं करने चाहिए जो कि एक झूठी उम्मीद उनको दे, ठीक है, कि उनके बीच में फिर से कुछ ऐसा रोमांटिक रिलेशनशिप जैसा हो सके, ठीक है। तो ऐसा कोई भी बिहेवियर उनको हो तो उसको अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट इज द म्यूचुअल मैच्योरिटी। फ्रेंडशिप्स आफ्टर लव रिक्वायर्स इमोशनल मैच्योरिटी। तो दोस्ती जो कि प्यार के बाद बनना, एक इमोशनल मैच्योरिटी का यहाँ पे ज़रूरत होना चाहिए, होता है। बोथ इंडिविजुअल्स मस्ट एक्सेप्ट द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड विदाउट जेलसी और एक्सपेक्टेशंस। दोनों इंडिविजुअल्स जो हैं वो अपने पास्ट को एक्सेप्ट करके आगे फॉरवर्ड मूव करते हैं बिना किसी जलन के और बिना किसी उम्मीद के, तो वहीं वहाँ पे फ्रेंडशिप यहाँ पे क्रिएट हो पाएगा। कंक्लूजन में हम बताएंगे, रोमांटिक रिलेशनशिप्स इन द डिजिटल एज हैव बिकम फास्टर, मोर कनेक्टेड एंड मोर कॉम्प्लेक्स। तो रोमांटिक रिलेशनशिप्स आज की जो डिजिटल एज है उसमें बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है और बहुत ज़्यादा जटिल भी है। टेक्नोलॉजी has made communication easier but also create new challenges like jealousy and lack of privacy। टेक्नोलॉजी जो है वो उसके आने से कम्युनिकेशन तो बहुत ही आसान हो गया है, लेकिन ये कई सारे नई चुनौतियों को भी लेके आया है, जैसे कि जलन होना और प्राइवेसी का
खतरा बढ़ना, ठीक है, यानी कि जो प्राइवेसी जो है वो उसका मतलब कमी आना, ठीक है, यानी आपकी कोई भी चीज़ जो है वो प्राइवेट अब नहीं रहता है। फ्रेंडशिप्स आफ्टर रोमांटिक रिलेशनशिप्स इज पॉसिबल बट इट रिक्वायर्स टाइम, रिस्पेक्ट, हीलिंग एंड क्लियर बाउंड्रीज। तो आपके एक रोमांटिक रिलेशनशिप के बाद फ्रेंडशिप होना ये संभव है, लेकिन इसमें हमें ज़रूरत होती है समय का, ताकि वो हील कर सके, रिस्पेक्ट का, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करो, हीलिंग, ठीक है, जो कि आपके जो भी आपने उस ब्रेकअप के बाद आपके अंदर जो पेन है उसको आप फिर से रिकवर करो, उसको ठीक करो, और एक क्लियर बाउंड्रीज़ होना कि अब हमारे रिश्ते सिर्फ दोस्ती जितने हैं तो हम उसको एक बाउंड्रीज़ के अंदर रख करके ही अपने चलाएंगे। नॉट ऑल एक्स पार्टनर्स कैन बिकम फ्रेंड्स बट विथ अंडरस्टैंडिंग एंड मैच्योरिटी इट इज़ पॉसिबल इन सम केसेस। हर एक एक्स पार्टनर फ्रेंड्स नहीं बनते हैं, लेकिन समझदारी के साथ और मैच्योरिटी के साथ कुछ केसेस में ये पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम समझ गए कि किस तरह से अगर हम देखें तो रोमांटिक रिलेशनशिप समाप्त होने के बाद भी फ्रेंड्स बनाए जा सकते हैं, ये एक संभावना है जो कि हो सकता है, ठीक है, या फिर कहीं कहीं पे इस चीज़ों की होने की संभावना नहीं भी है, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे BPCG 176 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस किए जो आपके एग्जाम से काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेटेड थे। अगर आपने अभी तक हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को परचेज नहीं करा है तो आप हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को परचेज कर सकते हो, जहाँ पर हमने 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कराए हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको आप परचेज करने के लिए आप क्या कर सकते हो, हमारे साइट shop.hindustanknowledge.com पे जा करके आप परचेज कर सकते हो, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9580023321 पे मैसेज करके भी हमसे परचेज कर सकते हो। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें, जहाँ पर हम आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशंस लाते रहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा है तो इसे ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहाँ पर आपको रेगुलर अपडेट्स आपके एग्जाम से रिलेटेड, असाइनमेंट से रिलेटेड दिए जाते हैं जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपके एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ गए हैं तो अच्छे से तैयार कीजिए और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।